यूट्यूब चैनल पे मैं हूं AK कश्यप। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्रीय सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया है, लेकिन इस संदर्भ में कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप PFRDA के साइट पे देख सकते हैं। ये PFRDA आपके जैसे NPS को रेगुलेट करता था, उसी तरीके से 1 अप्रैल 2025 के बाद जो केंद्रीय सेवारत कर्मचारी हैं या आने वाले समय में जो राज्य कर्मचारी होंगे, अगर UPS लागू होता है तो इनका जो PFRDA कैसे कुछ बातों को यहाँ पे क्लियर किया है आपसे रिलेटेड उन विषय पर जहाँ पे संशय बना हुआ था। अब दूसरा यहाँ पे एक और पॉइंट है कि अगर 1 अप्रैल 2025 से पहले अगर कोई NPS सब्सक्राइबर जो सेवानिवृत्त हो गया है, तब क्या उसे NPS का ही लाभ मिलेगा या वह एश्योर्ड मिनिमम पेंशन जो 10,000 रुपया मासिक रखा गया है, तो क्या उसे एश्योर्ड मिनिमम पेंशन का वो हकदार होगा। NPS में रहते हुए अगर वो सेवानिवृत्त हुआ है या NPS अकाउंट होल्डर था, अगर डेथ हो गया है, तो उस कंडीशन में उसके स्पाउस को यानी पति पत्नी में से किसी एक को क्या इस यूनिफाइड पेंशन के मिनिमम पेंशन, एश्योर्ड पेंशन का क्या हक मिलेगा, इस विषय पर ही बात करेंगे। आप अगर अभी नए जुड़े हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे रिलेटेड कंटिन्यू बातों को हम अपने चैनल पर उठाते रह रहे हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित बहुत सारे तथ्यों को हमने आपके सामने रखा है, जो इसकी खामियां को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर हमने चर्चा किया है। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। आप PFRDA के साइट पे जब आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन UPS में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अगर UPS को अगर आप देखेंगे तो इसे कई पार्ट में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बात जो आपको तथ्यों में समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप NPS अकाउंट होल्डर है तब भी आपके पास विकल्प खुलेंगे 3 महीने के लिए कि आप UPS में जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब अगर आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम UPS में जाएं कि नहीं जाएं, तब तो इसके लिए जानना ये ज़रूरी होगा कि कौन से बातें जो हैं UPS में जाने के बाद हमें फ़ायदा दे सकता है और कौन सी बातें UPS में हमें नुकसान कर सकता है। तो इसके लिए आपको इस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के जो पार्ट चल रहा है, इस पार्ट में पार्टिसिपेट होना ज़रूरी है। क्योंकि 3 महीने के विकल्प में अगर आप UPS को अगर ऑप्ट नहीं करते, चुनते नहीं हैं, तब फिर आप हमेशा के लिए NPS में ही बन जाएंगे। अगर NPS अकाउंट होल्डर है, अगर UPS को चुन लेते हैं और अगर आप चाहें कि अब फिर से वापस हम NPS में आए, तो किसी भी कंडीशन में एकदम बिल्कुल आप UPS से फिर NPS में नहीं आ सकते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इसलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको समझना पड़ेगा कि जो यहाँ आप देख रहे हैं कि B1, B2, B3, B4, B5, B6, ये आपके जो फॉर्म हैं ये किससे रिलेटेड हैं, इसके लिए आपको चलना होगा मेरे साथ इस स्क्रीन पे 46 नंबर पॉइंट पे। 46 नंबर पॉइंट पे 2 टेबल है, टेबल 1 और टेबल 2। टेबल 1 उन लोगों के लिए है जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो क्या 1 अप्रैल 2025 के बाद वाले लोग के लिए क्या है, तो 1 अप्रैल 2025 वाले लोग के लिए है जो अभी सेवारत कर्मचारी हैं केंद्रीय सरकार में या जो राज्य लागू करेगा राज्य सरकार में, तो उन लोगों के लिए टेबल 2 है। तो टेबल 1 और टेबल 2 को ज़रा यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप 1 अप्रैल 2025 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो आपके लिए क्या यहाँ पे लाया गया है। तो सबसे पहले अगर 1 अप्रैल 2025 से पहले अगर आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो अगर आप NPS में थे और UPS में, तो यहाँ पे क्लेम फॉर्म आपके लिए B2, B4 और B6 है। अब देखिए यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक जो बांटा गया है कि जो NPS से UPS सब्सक्राइबर हैं, जो खुद सब्सक्राइबर हैं, यानी अभी वो जीवित है, यानी सेवानिवृत्त है और उसके बाद वो जीवित है, तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। और देखिए यहाँ पे कि जो स्पाउस हैं, अगर मानकर चलिए कि पति जॉब में है और पति का निधन हो गया है, NPS अकाउंट होल्डर थे, निधन हो गया, तो उनकी वाइफ को अब क्या मिलेगा अगर वो UPS में आना चाहते हैं। तो यहाँ पे टेबल B4 क्लेम फॉर्म से इस चीज़ को क्लियर किया गया है। अब यहाँ पे ये क्लियर किया गया है कि जो स्पाउस है, पति पत्नी में से, अगर इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं लिया है, जो एक जॉब में है और NPS के तहत कोई बेनिफिट नहीं लिया है, तब इनके लिए B6 क्लेम फॉर्म क्या कहता है। तो चलिए आइए इसको सबसे पहले यहाँ से समझेंगे लमसम पे आउट से। देखिए यहाँ पे यही एक बात जो है
समझना जरूरी है कि अगर आप ओपीएस में रहते तो ये जो पे आउट जो शब्द जो आप देख रहे हैं, ये पे आउट शब्द आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने जा रहा है। क्यों खतरनाक होने जा रहा है? क्योंकि ये जो पे आउट जो देख रहे हैं, पे आउट, पे रोल, ये आने वाले समय में इसे भले ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित इसे जोड़ा गया कि पेंशन स्कीम है, लेकिन पे आउट और पेरोल रहने के कारण ये एक पेंशन स्कीम इसे नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये आप ही के अंशदान पर आप ही का पैसा जो है वो एक ब्याज सहित रिटर्न किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ लमसम पे आउट क्या कहता है। जब आप सेवानिवृत्त होते हैं आप सर्विस करके, तब आपको एक लमसम पे आउट दिया जाएगा जो आपका 1/10वां हिस्सा होगा प्रत्येक छठे महीने का। यानी जो छठा महीना में आपका बेसिक और मूल वेतन का जो सैलरी बनेगा, एग्जाम्पल के लिए अगर आपका बेसिक और मूल वेतन का अगर सैलरी बनता है 60,000 रुपया, तो उस छठे महीने में आपके अकाउंट में जमा होगा रिटायरमेंट के लिए मात्र 6,000 रुपया। ठीक है, फिर उसी साल आपका अगर सैलरी अगर अगले 6 महीने के बाद अगर ये बढ़कर 65,000 हो जाता है, तो उसी साल के दूसरे छठे महीने में ये आपका जमा होगा 6500। तो इस कंडीशन से अगर आप देखेंगे तो ये लगभग आपके हो गए 12,500। यानी एक वर्ष में अगर इतना मिलता है तब आपको 12,500 रुपया। तो अगर आप 20 साल सर्विस करते हैं तब आपको क्या मिल रहा है? तो ये जो लमसम पे आउट और पेमेंट वाला जो अमाउंट है रिटायरमेंट के समय, ये काफ़ी कम है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल सेवानिवृत्ति पर दिया जाने वाला एक छोटा सा अमाउंट है। ठीक है, क्योंकि एनपीएस में जो अमाउंट दिया जाता था वो 60% दिया जा रहा है। यहाँ पे आपका राशि अमाउंट कटेगा, 10% राशि आपके मूल वेतन से कटते रहेंगे और डीए से कटते रहेंगे। 18.5% भारत सरकार यहाँ पे दे भी रही है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? लमसम अमाउंट के तौर पर आपके यही छठे महीने के 10वां हिस्सा, यानी प्रत्येक छठे महीने के 10वां हिस्सा। अब यहाँ देखिए कि फाइनल विड्रॉल अमाउंट, अगर कोई कर्मचारी एनपीएस में है, अगर उसने 60% की राशि अगर निकासी कर लिया है, यानी अगर वो विड्रॉल कर लिया है, तो ये एनपीएस में 60% की राशि कहाँ से बनती थी? ये बनती थी आपकी एनपीएस में 60% की राशि आपके मूल वेतन और डीए से, मूल वेतन और महंगाई भत्ते से बनती थी। अब ये मूल वेतन और महंगाई भत्ते से जो 60% की राशि बनी और आपने ले लिया बतौर सब्सक्राइबर, या पति पत्नी में से किसी एक ने बेनिफिट ले लिया और उसके बाद वो डेथ कर गया, तब क्या उसके वाइफ को यूपीएस मिलेगा? अगर मानकर चलिए कि एनपीएस अकाउंट होल्डर रहा और उसके बाद कोई बेनिफिट एनपीएस का नहीं लिए और डेथ हो गया, तब उसके स्पाउस को उस कंडीशन में यूपीएस को क्या मिलेगा? तो यहाँ से इस पॉइंट से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कहता है मंथली टॉपअप अमाउंट इंक्लूडिंग डीआर। यहाँ पे टॉपअप अमाउंट की भी बात किया गया है। अब देखिए यहाँ पे लमसम पे आउट के बाद जब आप देखेंगे यहाँ पे B2 में, तो B2 उन लोगों के लिए फॉर्म है जो सब्सक्राइबर है। तो B2 सब्सक्राइबर के लिए है। तो यहाँ पे कहता है कि आप जब सेवानिवृत्त होंगे तो आपकी सेवानिवृत्ति तिथि से आपकी जो राशि है, जिसके सेवानिवृत्ति अमाउंट कहते हैं, 1/10वां हिस्सा जो यूपीएस में दिया जा रहा है, यह आपको दे दिया जाएगा एलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। यानी आपका जो प्रत्येक छठे महीने पे जो राशि कटा, उस राशि का डिपॉजिट कर दिया जाएगा, और जब आप सेवानिवृत्त होंगे 20 वर्ष की नौकरी करके, 25 वर्ष की नौकरी करके, तब आपको वह सेवानिवृत्ति राशि आपको दे दिया जाएगा ब्याज के सहित। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो एनपीएस अकाउंट होल्डर रहे थे और यूपीएस में जाना चाहते हैं। तब तो यहाँ पे एक और बात निकल कर आई कि तब तो क्या एनपीएस में जो 60% जो लोग निकाल कर रख लिए हैं, जो उनका अमाउंट था, तो क्या बाई सब्सक्राइबर अब उस अमाउंट का क्या होगा? तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा जा रहा है क्या कि नॉट अप्लीकेबल एज ऑलरेडी सेटल्ड एंड अंडर एनपीएस। यानी जो 60% राशि अगर आपने सेटल कर लिया है, तब आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? यूपीएस में फिर से आपका जो 60% की राशि है उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या कहता है कि अपॉन सबमिशन ऑफ क्लेम फॉर्म इट्स ऑथराइजेशन पीएओ पेबल इमीडिएटली आफ्टर डेट ऑफ सुपर एनुएशन रिटायरमेंट अलोंग विद द एरियर ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे अगर आप सेवानिवृत्त होते हैं तब आपको आफ्टर डेट ऑफ सुपर एनुएशन, यानी जो सेवानिवृत्ति की तारीख है, उस तारीख से आपको एरियर
का भुगतान ब्याज सहित किया जाएगा। ये आपको B2 में ये 3 सब्सक्राइबर को ये बेनिफिट दिया गया है। अब आइए B4 में। B4 में यहाँ पे कहता है कि अगर पति पत्नी में से कोई एक है, अगर एक जो NPS अकाउंट होल्डर रहे थे, अगर उनका निधन हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या उसकी पत्नी जो पहले NPS में रही थी, जो उसका पति अगर NPS में रहा था, तो क्या उसकी पत्नी को एश्योर्ड मिनिमम पेंशन मिल सकता है? तो यहाँ से क्लियर ये बात कर रहा है कि हाँ, उन्हें एश्योर्ड मिनिमम पेंशन मिल सकता है। किस आधार पर मिलेगा, जरा देखिए यहाँ पे कि अगर पति या पत्नी में से कोई अगर एक जॉब कर रहे थे और उनका निधन अगर हो गया है, अगर वह उसमें से कोई एक व्यक्ति अब UPS में जाना चाह रहा है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाना चाह रहा है, तब उन्हें जाने की छूट होगा। लेकिन छूट जब उस कंडीशन में होगा कि जब उनके हस्बैंड को, जब स्पाउस में से किसी एक को जो भी पेंशन की राशि बनती थी उसका मात्र 60% राशि ही उनके स्पाउस को दिया जाएगा। 60% राशि ही उनके स्पाउस को दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, वैसा कंडीशन जब NPS अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है और वह अब UPS में जाना चाहता है और उसने NPS का बेनिफिट जो है बतौर सब्सक्राइबर नहीं उठाया है, तो उस कंडीशन में क्या उसके स्पाउस को क्या बेनिफिट मिल सकता है? तो यहाँ पे कहता है कि बिल्कुल अपॉन सबमिशन क्लेम फॉर्म एंड इट्स ऑथराइजेशन PO मंथली फैमिली पे आउट 60% टॉप अप अमाउंट पेबल टू सब्सक्राइबर। यानी जो सब्सक्राइबर को यहाँ दिया जा रहा था पेंशन, उसका 60% उसके आश्रित यानी जो पति पत्नी में से कोई एक है उसे दिया जाएगा। एरियर अप टू डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फैमिली पे आउट इंक्लूडिंग एरियर मंथली टॉप अप पे आउट पेबल टू सब्सक्राइबर। तो यहाँ पे उनके स्पाउस को बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए दो बातें, नॉट अप्लीकेबल एज ऑलरेडी सेटल्ड अंडर NPS। अगर NPS के तहत उसने 60% अगर अमाउंट को अगर सेटल कर लिया है, तब उसे वो 60% की राशि नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो अभी सेवारत हैं। तो देखिए सेवारत वाले लोग के लिए 3 तरीके का यहाँ पे क्लेम फॉर्म है। एक B1 है, B3 है और B5 है। तो B1 में देखिए क्या है, जरा इसे हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे क्लेम फॉर्म में 10% जो अमाउंट है सेवानिवृत्ति वाला 1/10वां हिस्सा, 60% फाइनल विड्रॉवल जो IC और BC का इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस का, यहाँ पे मंथली एडमिसेबल पे आउट जो आपको कहा जा रहा है कि आपको पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। उसके बाद है एक्सेस इफ एनी ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को कैसे समझेंगे। यहाँ पे भी बाय सब्सक्राइबर, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी वर्तमान में हैं और आप अब NPS से UPS में जाना चाहते हैं, तब आपको जो सेवानिवृत्ति की राशि 1/10वां हिस्सा जो अभी हमने बताया था, यह आपको कब मिलेगा? जब आप सुपर एनुएशन या रिटायर्ड हो रहे हैं। ठीक है, आप जब सुपर एनुएशन हो रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं, तब आपको 1/10वां हिस्सा आपको वो लमसम अमाउंट दिया जाएगा। अब कहता है यहाँ पे क्या कि ये जो 60% की राशि जो NPS में हम विड्रॉवल कर रहे थे, तो क्या UPS में विड्रॉवल कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप अपने सेवानिवृत्ति की तारीख पर के समय आप 60% राशि जैसे NPS में ले रहे थे, वैसे आप UPS में भी ले सकते हैं। तो क्या इससे एश्योर्ड पेंशन की गारंटी है? क्या 10,000 जो मिनिमम पेंशन है वो मिल पाएगा उन लोगों के लिए जिनका सर्विस 10 वर्ष से ज़्यादा और 25 वर्ष से कम है? क्योंकि यहाँ पे 25 वर्ष से ज़्यादा वाले लोगों की संख्या क्या है कि अगर 25 वर्ष से ज़्यादा अगर आप करते हैं तब आपको 50% एश्योर्ड प्लस DR दिया जाएगा। लेकिन अगर 25 से कम है और 10 से ज़्यादा है, तब आपको जो DR और जो दिया जाएगा वह एक रेशियो वैल्यू पे दिया जाएगा। तब यहाँ पे आपको देखिए कि आपको 60% का अलाउ कर दिया गया कि आप 60% राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए आगे फिर कहता है कि जो एक फॉर्म है 56J, जिस पे कभी बात करेंगे, आपको ये रिलेटेड करता है आपके पेबल डेट ऑफ सुपर एनुएशन के तहत। और अगर आप बीच में भी चाहें तो आप UPS में अगर पैसा है तो आप उसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अगर बाई स्पाउस, अगर यहाँ पे बाई सब्सक्राइबर को अगर डेथ हो जाता है, UPS अगर उसने ऑप्ट कर लिया और डेथ हो जाता है, तब उसके स्पाउस को क्या मिलेगा? तो यहाँ देखिए स्पाउस में इस बात को समझिए, लिख दिया नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल कब लिखा है कि अगर जो
बेनिफिट जो है, अगर इसका बेनिफिट को अगर उठा लिया गया है, 1/10वां सेवानिवृत्ति बेनिफिट को अगर उठा लिया गया है, तब उसके स्पाउस को नॉट एप्लीकेबल कर दिया गया, यानी 10वां हिस्सा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो 60% राशि सब्सक्राइबर को दिया जा रहा था, और सब्सक्राइबर अगर 60% राशि अगर यूपीएस में भी अगर निकाल रखा है, तो उसके स्पाउस को 60% वाला फिर राशि निकालने का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यानी अब उन्हें क्या मिलेगा, तो उनको मंथली पे आउट 60%, जो उनके जो सब्सक्राइबर थे यूपीएस का, अगर उनका निधन हो जाता है तो उस कंडीशन में 60% की राशि उनके आश्रित यानी पति पत्नी में से किसी एक को दिया जाएगा, तब तक जब तक वो जीवित रहे। ठीक इसी तरीके से वैसे सब्सक्राइबर जिसने कोई बेनिफिट नहीं उठाया है यूपीएस का, तब उसके जो आश्रित हैं, तो उसके आश्रित को क्या मिल सकता है, उसके जो डिपेंड हैं उनको मिल सकता है 1/10वां हिस्सा। 1/10वां हिस्सा सेवानिवृत्ति में जो मिलने वाला था, वह हिस्सा जो है उसके फैमिली को, उसके स्पाउस को मिल सकता है। अपॉन सबमिशन क्लेम फॉर्म एंड ऑथराइजेशन बाय पीओ पेबल एट डेट टू सुपरएनुएशन एंड रिटायरमेंट, और ये आपके सुपरएनुएशन रिटायरमेंट से आपको क्या किया जाएगा, पेबल किया जाएगा। अब यहाँ देखिए कि इसके सब्सक्राइबर के डेथ के बाद उसके अगर पति या पत्नी में से कोई अगर एक है, तो उसके पति या पत्नी में से किसी एक को 60% जो है वो पेंशन दिया जाएगा। ये यहाँ पे प्रोविज़न किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, इसको हमने यहाँ पे, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है, एक बार हर केंद्रीय कर्मचारियों को समझना ज़रूरी है और राज्य कर्मचारियों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट को पीएफआरडीए ने क्लियर किया है। तो अगर कुछ इसमें संबंधित अगर और डाउट होंगे, क्योंकि डाउट होना क्लियर है, क्योंकि इसलिए डाउट होगा कि बहुत सारा पॉइंट में बहुत सारे बातों को क्लियर किया गया है। अब यहाँ पे इस बात का एक और डाउट हो सकता है कि अगर आप चाहे तो 60% की राशि जब अगर हम निकाल ले रहे हैं, तो क्या हमें मिनिमम 10,000 रुपया पेंशन प्लस डीआर महंगाई राहत मिलते रहेगा? यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है, तो इस पर भी बात करेंगे। क्यों, अगर मान के चलिए कि 25 वर्ष की सर्विस है और 25 वर्ष में 50% उसे मिल रहा है पेंशन, लेकिन अगर 25 वर्ष में अगर उसने सेवानिवृत्ति के समय 60% की राशि और वो लमसम अमाउंट 1/10वां हिस्सा भी निकाल लेता है, तो क्या उसे वो 50% अंतिम मासिक 12 महीनों का मासिक का औसत मिलते रहेगा? तो इस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन आप कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।